हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं राज्यसभा के मतदान के ऊपर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, विजय चोरमारे साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले विनोद जी आपके पास आना चाहूँगा, अशोक गहलोत की जो बॉडी लैंग्वेज है और जो खबरें राजस्थान से छन छन करके आ रही हैं, ऐसा लगता है कि जो जादूगर है उसका जादू एक बार फिर चला है। तो हनुमान बेनीवाल ने बोला है, अखिलेश आप तो जानते हैं, आप बीजेपी पे एक अच्छी नजर रखते हैं, कि हनुमान बेनीवाल ने जो बात कही है उसमें दम है। घनश्याम तिवाड़ी कोई बहुत प्रिय मित्र नहीं रहे वसुंधरा राजे के, और उसके साथ साथ जो गजेंद्र शेखावत हैं जो जोधपुर से जीते हैं और जो उनकी अहमियत है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, उसके चलते भी वसुंधरा राजे बावजूद इसके कि पहले से बेहतर हैं उनके ताल्लुकात शीर्ष नेतृत्व से, अभी भी नाखुश हैं। और ये हो सकता है कि उनकी तरफ से कांग्रेस को और गहलोत को मदद मिली हो, क्योंकि गजेंद्र शेखावत की राइज अगर राजस्थान में शीर्ष नेतृत्व पे होती है, जिस तरह से भैरव सिंह शेखावत, देखिए वो दोनों एक ही रीजन से आते हैं, ये बात अलग है, शेखावटी से ही आते हैं, हालांकि गजेंद्र शेखावत लड़ते इलेक्शन जोधपुर से हैं। तो उनको ये लगता है कि लेटर डे भैरव सिंह शेखावत वो बन सकते हैं गजेंद्र शेखावत, जो अभी युवा हैं और यंग हैं। एक तो ये कारण है, और दूसरा ये कारण है कि अशोक गहलोत पुराना निपुण राजनीतिक कार्यकर्ता ऑपरेटिव है, और वो जानता है कि उसको कैसे अपनी टीम को समेट कर रखना है जी। जो एक्सपर्टीज बहुत से कांग्रेसियों के पास आज के दिन नहीं है, वो उसके पास है। यही फर्क है गहलोत में और दूसरे लोगों में। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करते हैं। अभी 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी, तब राजस्थान से भी खबर आएगी कि आखिर जो बीजेपी ने दांव चला था सुभाष चंद्रा को निर्दलीय के तौर पर खड़ा करने का, वो कितना कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है, ये थोड़ी देर पता चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। विजय जी आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से AIMIM ने सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला किया, उसके बाद हमने देखा है कि राज ठाकरे की जो पार्टी है उन्होंने हमला किया है शिवसेना के ऊपर, कि एक तरह से शिवसेना को इसका फायदा पहुंचेगा, क्योंकि 2 वोट जहां कम हुए थे MVA के, वहीं पर अब 2 वोट उनके बराबर हो गए। सही है, MIM ने महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ, यानी महाविकास आघाड़ी की जो कैंडिडेट है उनके साथ जाने का फैसला लिया है। पहले से ऐसी चर्चा थी कि MIM के साथ बात कौन करेगा, क्योंकि ओवैसी साहब खुद कह रहे थे कि अरे कोई तो मुझसे मत मांगो, कोई तो वोट मांगे। फिर ऐसे सुनने में खबरें आए कि सुप्रिया सुले जो है MP है NCP राष्ट्रवादी कांग्रेस की, उन्होंने ओवैसी से बात की। तो उसके बाद जब यहाँ के इम्तियाज जलील जो MP है उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की, और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि MUA सरकार के साथ जाए, MUA के कैंडिडेट के साथ जाए। इसलिए उनका पलड़ा जरूर भारी हो गया है। जो उनके 2 विधायक है NCP के नवाब मलिक और अनिल देशमुख, उन्हें मतदान करने की इजाजत नहीं मिली है। वो जो नुकसान हुआ था वही नुकसान मुझे लगता है ये जो MIM ने उनका दूर किया, भर के दिया है। ठीक है, शरद जी के पास आना चाहूंगा। शरद जी आप किस तरह से देखते हैं जो राज्यसभा की एक सीट के लिए जिस तरह की मारामारी होने लगी है, विधायकों की बाड़ाबंदी होती है, उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है, आखिर इतना क्या है जो दांव पर लगा है राज्यसभा की सीट को लेकर? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि राज्यसभा जिस पर मकसद से बनी थी और जो हाउस ऑफ एल्डर्स करके, वो तो समय के साथ धीमे धीमे सब खत्म हो गया है। अब तो कौन मैनिपुलेट कर सकता है कितना, वही राज्यसभा पहुंच सकता है, और कितना पार्टी उसको किस तरह से मैनिपुलेशन का स्कोप देती है। अब जैसे अब राजस्थान की जो जिस तरह अशोक गहलोत कर रहे हैं, पूरी एक तरीके की घेराबंदी करके रिजॉर्ट में भी ले गए उनको, ये काफी दिनों से कोई अशोक गहलोत पहली बार नहीं कर रहे, लेकिन उनके लिए सिंपल एक वजह जो ये है, मुझे लगती है जो ज्यादा वजह ये भी रही होगी, क्योंकि उसमें यूपी का भी रोल शामिल हो जाता है। यूपी जहां से कांग्रेस पार्टी की ये कमाल की राजनीति है कि जिस स्टेट से टोटल 2 MLAs इलेक्ट हो पाए 2022 के, और वहां से 3 राज्यसभा के नॉमिनीज जा रहे हैं, जिस स्टेट से 3% कुल वोट मिला है इस कांग्रेस पार्टी को, वहां से वो ढूंढ करके 3 लोगों को ला करके दूसरे स्टेट से लड़वा रहे हैं।
बिल्कुल। तो एक ऐसा ही राज्य नाराजगी होगी राजस्थान के लोगों को, के कांग्रेसियों को क्यों नहीं नाराजगी होगी? मुझे समझ में नहीं आता। छत्तीसगढ़ के लोगों को क्यों नहीं नाराजगी होगी कि आप यूपी से ला रहे उस स्टेट से? भाई आप सिंपली कह सकते थे कि नहीं, हम हमारे पास नहीं है। और किन किन को करा रहे हैं? जो कोई भी उनमें से कोई पॉलिटिकल यूटिलिटी का आदमी नहीं है, वो सारे लोग मैनिपुलेटर्स हैं। या और एक को जो प्रतापगढ़ी हैं, उनको तो कोई जानता नहीं वो किस लिए लाए गए हैं ना। कहा जाता है शायर हैं, वो किस लेवल के शायर हैं वो यहाँ के शायर लोग बताते हैं। दूसरी बात यह है, अगर उन्हें मुस्लिम के रूप में ला रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी को, तो कोई बेटर मुस्लिम ले आते जो जिसकी कोई पॉलिटिकल होल्ड होता। खैर इस पे तो काफी चर्चा हो चुकी है शरद जी कि जो उम्मीदवारों का चयन कांग्रेस पार्टी ने किया है, यही वजह है इसे लेकर तो भीतर से भी काफी आवाजें उठी हैं कि जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला जो हरियाणा के हैं उनको राजस्थान से चुनाव लड़वा रहे हैं, दिल्ली के अजय माकन आपने उनको हरियाणा भेज दिया। और चूंकि बार बार हम हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, हम हरियाणा के बारे में बात करेंगे विस्तार से, क्योंकि हरियाणा में एक एक वोट के ऊपर नजर टिकी हुई है। और साथ ही 2 वोटों को लेकर, कांग्रेस के 2 वोटों को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। तो इसकी भी छानबीन होगी अब से कुछ देर में, जब मतगणना होगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ तीनों वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपके पास आना चाहूंगा। हरियाणा का जो मामला है इसको ज्यादा दिलचस्प बना दिया गया है, और जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर वोट दिया है, माना जा रहा था कि उनके वोट पर ही सारा दारोमदार रहेगा अजय माकन के जीतने या हारने का। तो आपके हिसाब से उनकी अंतरात्मा कहां गई होगी, क्या कह रही होगी उनकी अंतरात्मा? नहीं, 31 वोट हैं कांग्रेस के वहां पर और 30 चाहिए जीतने के लिए। और ये कहा जा रहा था अखबारों में कि 3 लोग जो हैं मिसिंग हैं। तो कल परसों ये भूपेंद्र हुड्डा हमको कहीं मिल गए, तो हमने उनसे पूछा तो कहने लगे कि 3 में से एक तो मैं हूं, एक किरण चौधरी है और एक कुलदीप बिश्नोई है। और अगर कुलदीप बिश्नोई को ना भी इंक्लूड करें तो 30 वोट हमारे पास हैं, तो 30 वोट हमारा जीत जाएगा कैंडिडेट। लेकिन तो अभी जो आई है खबर, जो शिकायत की है कार्तिक शर्मा ने चुनाव आयोग में, कहा है कि जो किरण चौधरी हैं और बीबी बत्रा, 2 कांग्रेस के विधायक, इन्होंने अपना वोट अथॉराइज्ड एजेंट के अलावा बाकी लोगों को भी दिखा दिया। जी हाँ, ये देखिए, ये आरोप जब भी इलेक्शन होते हैं राज्यसभा के, तो ये आरोप लगता है किसी न किसी पार्टी की तरफ से। मैं समझता हूं कि जैसे अभी शरद ने बात शुरू की थी, उसको मैं पूरी कर दूं कि जो प्रकरण है पूरा राज्यसभा के इलेक्शन का, इसमें सुधार की बहुत जरूरत है। देखिए, हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं अपने देश में। शुरू में जो ये वोट होता था, ये सीक्रेट वोट होता था। फिर बाद में कोई अमेंडमेंट आई और उसके बाद ये कहा गया कि आप अपनी एजेंट को वोट दिखाइए। अब वो एजेंट को वोट दिखाने का मकसद क्या है कि पार्टी स्वयं ही अपने विधायकों पे विश्वास नहीं कर रही है कि वो किस तरह वोट डालेंगे। मेरा यह मानना है कि जिस तरह से ओपन वोटिंग राज्यसभा में हो किसी भी लेजिस्लेशन पे, उसी तरह से वोटिंग ये इलेक्शंस में होनी चाहिए। और ये हर पार्टी के पक्ष की बात है मेरे मानने में, अगर ये लोकतंत्र के पक्ष की बात है तो। और यशवंत सिन्हा ने अभी कहा कि जो लोग नजरबंद हैं, वो लोग मेरे इलेक्शन में एक नजरबंद व्यक्ति को वोट देने दिया गया था। ये जो पेज है, ये जो जुडिशियल पेज है, जो कानूनी पेज है, देखिए अखिलेश, आप किसी भी व्यक्ति को वोट देने तक जब तक नहीं रोक सकते जब तक वो कन्विक्टेड नहीं है। और हम ये जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि इसमें वस्तुस्थिति क्या है। हैरानी तो यह है विनोद जी कि जो जेल में बंद है वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकता। वोट नहीं डाल सकता। और दूसरी बात देखिए अखिलेश, मैं किसी इंस्टीट्यूशन पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ये शोभा नहीं देता एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि जो याचिका उन्होंने लगाई वहां पर जाकर कि हम नहीं चाहते कि इनको बेल दिया जाए। अब देखिए, उन्होंने अपनी शान में कोई इजाफा नहीं किया है करके। ठीक है, ये डिमांड अगर बीजेपी की तरफ से आती या किसी और दल की तरफ से आती मैं समझ सकता था, लेकिन ईडी की तरफ से इस तरह की याचिका कोर्ट में जी शोभा नहीं देती है मेरी व्यक्तिगत। ठीक है विनोद जी, विजय जी के पास चलेंगे। विजय चौरमारे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। विजय जी, वहां पर महाराष्ट्र में जो मतदान है वो पूरा हो चुका है,
3 वोट नहीं गिरे हैं, जिसमें शिवसेना के एक विधायक उनकी मृत्यु हो चुकी थी, 2 जिनका नाम बार बार हमने लिया है कि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया क्योंकि वो जेल में बंद है। आपके हिसाब से क्या होगा? जो बीजेपी ने दांव चला है अपना उम्मीदवार, तीसरा उम्मीदवार खड़ा करके, क्या उसमें उसे कामयाबी मिलेगी? क्या महाविकास आघाड़ी में फूट डालने की कोशिश बीजेपी की कामयाब हो पाएगी? अखिलेश जी, बीजेपी ने दाव चलाए, पूरी तैयारी करके दाव चलाए, और उसके आगे भी जो उन्होंने पत्ते खेले हैं वो पत्ते जैसे कि आप विनोद जी ने अब बताया कि ईडी ने जो किया है नवाब मलिक और अनिल देशमुख के बारे में, लोग यही चर्चा है कि ईडी का क्या रोल होता है कि कोई इस इलेक्शन में मतदान करे या न करे, वही यहाँ सवाल होता है। दूसरा, बीजेपी के कानून की बात है, देखिए मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि जो आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, उसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि जो जेल में बंद है वो वोट नहीं डाल सकते। तो यही बात कही गई है कोर्ट के सामने, और कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका को जो है एंटरटेन नहीं किया है। ठीक है, यही कानूनी बहस हो सकते हैं, इस पर आगे भी मुझे लगता है चल सकते हैं। मगर महाराष्ट्र में बीजेपी ने बहुत प्रतिष्ठा की ये चुनाव किया है, क्योंकि वो उनके 2 जो बहुत सीरियस विधायक थे, पूना से लक्ष्मण जगताप और मुक्ता तिलक, एक को कार्डियक एम्बुलेंस से लाया गया और दूसरे को भी बहुत ऐसे इंतजाम करके लाया गया। 2 बहुत ही बीमार विधायक भी लाए गए, मगर फिर भी महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी दिखता है। महाविकास आघाड़ी इसमें आगे बढ़ ठीक है। शरद जी, जाते जाते आपसे संक्षेप में टिप्पणी चाहेंगे कि आपने कहा कि चुनाव में सुधार तो होने चाहिए, वो बात सही है, हर चुनाव के वक्त पे ये बात होती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि केवल राज्यसभा चुनाव हारने से काम नहीं चलता। अगर आप हार भी गए तो बाद में सदन के भीतर जाकर भी आप पाला बदलवा सकते हैं। ये भी पिछले 7-8 साल से हो रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रॉब्लम सारी इस बात की है कि जो एथिक्स और मोरालिटी की जहां बात आती है, तो ये तो राज्यसभा चुनाव तो पूरा हो गया है, पैसे का धंधा बड़ा क्लियर। मैं तो स्पष्ट बात बोलता हूं, क्योंकि हर एमएलए का रेट, हर एक का अपना रेट होता है, हर एक की बार्गेनिंग होती है खुलेआम। ये हॉर्स ट्रेडिंग तो बड़े सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स हैं, बट रियलिटी यही है कि खरीद फरोख्त ऐसी होती है कि शायद सड़कों पे भी नहीं होती हो जी। और इसी वजह से लोग बटोर करके भरे जाते हैं। बसों में देखिए उतर रहे हैं, अभी आप विजुअल दिखा रहे हैं, सब ले जाए गए कई रिजॉर्ट में, और ये इतनी ज्यादा खुलेआम कंट्रोवर्सी, लेकिन कोई नहीं बोलता। लेकिन एक बात है शरद जी, विनोद जी भी सहमत होंगे कि जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो कम से कम विधायकों की पूछ बढ़ जाती है। उनको लगता है कि ठीक है, उनकी बात अब सुनी जाएगी। अगर सरकार में उनकी बात नहीं भी सुनी जाती, शायद उनके काम अब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में बात करने के लिए।